गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक डेटा मेंबर के बारे में और स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में। देखिए, स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आपने पढ़ा था, तो ये उससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ये एक तरह से एक स्टोरेज क्लास के रूप में होता है। जैसे ये स्टैटिक है, ये एक स्टोरेज क्लास है, और जो स्टैटिक डेटा मेंबर है, जैसे आप क्लास के अंदर दूसरे वेरिएबल्स भी बनाते हो, तो अगर आपको स्टैटिक डेटा मेंबर बनाना है या फिर स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाना हो, तो आप क्या करो, जो वेरिएबल आप बना रहे हो क्लास में, जो डेटा मेंबर आप बना रहे हो, उससे पहले आप स्टैटिक कीवर्ड का उपयोग कीजिए। ठीक है, तो स्टैटिक कीवर्ड से जो डेटा मेंबर शुरू होगा क्लास में, वो स्टैटिक डेटा मेंबर होगा। आप किसी भी वेरिएबल को जब स्टैटिक डेटा मेंबर बना देते हो स्टैटिक कीवर्ड का उपयोग करके, तो उसमें कुछ विशेषताएं मतलब ग्रहण कर लेता है। वो कुछ विशेषताएं हो जाती है जो उसे एक साधारण डेटा मेंबर एक वेरिएबल से अलग बनाती है। तो विशेषताएं हम देख रहे हैं यहाँ पर, आप विशेषताएं देख सकते हो इसकी। पहली विशेषता है, क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनने पर इसका प्रारंभिक मान 0 हो जाता है। मतलब आप जब इस स्टैटिक डेटा मेंबर को बनाने के बाद में उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो ऑब्जेक्ट जैसे ही बनता है उस समय जो स्टैटिक डेटा मेंबर होता है उसका मान अपने आप 0 हो जाता है। आपको मान इनपुट करने की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः ही 0 हो जाता है। ये विशेषताएं हैं। और दूसरी विशेषता ये है कि स्टैटिक डेटा मेंबर है, इसकी मेमोरी में एक ही कॉपी बनती है, एक ही प्रतिलिपि बनती है, और सारे ऑब्जेक्ट उस एक ही प्रतिलिपि का उपयोग करते हैं, एक ही मेमोरी का उपयोग करते हैं। और तीसरी विशेषता आती है कि क्लास के सारे ऑब्जेक्ट इसका उपयोग करते हैं। क्लास में कहीं पर भी इस स्टैटिक डेटा मेंबर का उपयोग किया जा सकता है, और संपूर्ण क्लास में उपयोग में आने के कारण इसे क्लास वेरिएबल भी कहा जाता है। यहाँ पर क्लास वेरिएबल कहा जाने का मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए, जब ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा तो हम कहते हैं कि क्लास प्रकार के वेरिएबल को, क्योंकि क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, तो क्लास प्रकार के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी परिभाषा अलग है कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर होता है पूरी क्लास में काम में आता है, इसलिए उसको क्लास वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम के थ्रू हम देखते हैं। तो सबसे पहले हेडर फाइल लिखी हमने, क्लास डेटा, डेटा नाम की एक क्लास बनाई हमने यहाँ पर, और इस क्लास में देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पर लिखा है स्टैटिक इंटीजर x और इंटीजर y। आप नॉर्मल जो क्लास देखते हो अब तक, उसमें क्या हुआ कि हमें ये स्टैटिक यहाँ पर ये नहीं मिलता, केवल इंटीजर x इंटीजर y इस तरह से वेरिएबल्स बने हुए मिलते हैं। यहाँ पर मैंने इंटीजर x से पहले स्टैटिक लगा दिया। इसका मतलब आपको देखना है कि x अब एक स्टैटिक डेटा मेंबर बन चुका है। y एक नॉर्मल वेरिएबल है यहाँ पर, लेकिन x अब एक स्टैटिक डेटा मेंबर बन चुका है। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड का उपयोग करते ही और ये स्टैटिक डेटा मेंबर बन गया। अब देखिए, यहाँ पर पब्लिक अनुभाग लिखा है। हमने एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पढ़ चुके हैं पहले, इससे पहले कुछ नहीं लगा हुआ। तो पता है आपको, जैसे हमने पहले बताया था कि अगर आप किसी एक्सेस मॉडिफायर का उपयोग नहीं करते हैं, आप बताते नहीं हैं किसी डेटा मेंबर के लिए, तो वह स्वतः प्राइवेट प्रकार का होता है। और अगर फंक्शन के लिए आप नहीं बताते हो तो वो स्वतः पब्लिक प्रकार का होता है। हमने यहाँ पे लिखा है एक्सप्लिसिटली, इसको हमने डिफाइन किया है। पब्लिक अनुभाग में हम लिखते हैं वॉइड गेट डेटा इंटीजर ए। तो देखिए, ये फंक्शन है, गेट डेटा एक फंक्शन है, और ये एक इंटीजर आर्गुमेंट के रूप में लेता है। जब भी इसको कॉल किया जाएगा ये एक इंटीजर वैल्यू लेगा।
उस इंटीजर वैल्यू को a में रखेगा और फिर उस a को y में रखेगा और x की जो वैल्यू होगी उसको एक इकाई बढ़ा देगा। प्लस प्लस का मतलब एक इकाई की वृद्धि कर देगा, उसमें एक जोड़ देगा। नेक्स्ट है शो एक्स, वर्ड शो एक्स। तो शो एक्स नाम का फंक्शन है, ये x की वैल्यू को प्रिंट करने का काम आता है। यहाँ पर सी आउट कथन के द्वारा x इक्वल और x की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त होती है। इसके जस्ट बाद में लिखा है इंटीजर डेटा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है और फिर x है। यहाँ पर क्या किया गया है, स्टैटिक मेंबर को डिक्लेयर किया गया है, बताया गया है कि जो x है, इंटीजर प्रकार का जो x है वो क्लास डेटा के लिए काम में आएगा। इसमें स्टैटिक प्रकार का है, ये संपूर्ण क्लास के लिए कार्य करेगा, ठीक है। एक क्लास वेरिएबल बना दिया इसको। मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन के अंदर क्लास होती है, क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिखा है डेटा, जो कि क्लास का नाम है, D1 D2, ठीक है। डेटा D1 D2 मतलब यहाँ पर हमने डेटा क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, D1 और D2, ठीक है। और इसके कमेंट्स में लिखा है x इज़ इनिशियलाइज्ड बाय 0, कि x है वो 0 से इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर x 0 से इनिशियलाइज हो गया है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कहा था, देखो क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनने पर इसका प्रारंभिक मान 0 हो जाता है। तो जैसे ही हमने D1 और D2 बनाया, जैसे D1 बनता है या D2 जो भी पहले बनता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो बनते ही जो स्टैटिक प्रकार का x है उसका मान ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो x है वो अब 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 0 हो चुकी है यहाँ पर। उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट D1 के द्वारा शो x नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं। D1 ऑब्जेक्ट है, डॉट यहाँ पर ऑपरेटर है। डॉट ऑपरेटर का उपयोग एक ऑब्जेक्ट के द्वारा एक मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए किया जाता है। D1 से हमने शो x को कॉल किया, ये x की वैल्यू को प्रिंट करेगा, x बराबर x का मान। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये x के मान को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखियो, यहाँ पर अब तक x का मान कितना है, आउटपुट यहाँ पर साथ साथ में लिख देता हूँ मैं। तब ये लाइन चलेगी, x की वैल्यू प्रिंट होगी तो x बराबर 0 होगा, क्योंकि 0 हो चुका था ऑब्जेक्ट बनते ही। D2 डॉट शो एक्स, D2 से शो एक्स को फिर से x की वैल्यू प्रिंट की, इस बार भी कितना प्रिंट होगा, x इक्वल 0 प्रिंट होगा, ठीक है। हमने D1 ऑब्जेक्ट और D2 ऑब्जेक्ट दोनों के द्वारा हमने x की वैल्यू को प्रिंट करवा के देखा और दोनों टाइम ही यहाँ पर x की वैल्यू 0 मिलेगी हमें। नेक्स्ट लिखा है D1 डॉट गेट डेटा और फिर आर्गुमेंट के रूप में यहाँ पर 10 लिखा है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट D1 के द्वारा गेट डेटा फंक्शन जो कि यहाँ दे रखा है, इसको हम कॉल करते हैं तो वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन जब भी इसको कॉल किया जाएगा ये एक इंटीजर वैल्यू लेगा। यहाँ पर हमने 10 दिया है तो a की वैल्यू 10 हो जाएगी। यहाँ से वैल्यू को हमने फंक्शन को कॉल करते समय वैल्यू दी 10, तो यहाँ पर इस आर्गूमेंट a को वैल्यू कितनी मिली, 10 मिल गई। y बराबर a, इट मीन्स y बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। x प्लस प्लस हो गया, प्लस प्लस होने का मतलब x के मान में एक इकाई की वृद्धि कर दो। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई थी, 0। अब यहाँ पर कितनी हो जाएगी, x प्लस प्लस, इट मीन्स x इक्वल 1, 0 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इस बात को, y एक नॉर्मल वेरिएबल है, x यहाँ पर एक स्टैटिक वेरिएबल है। नेक्स्ट टाइम हम लिखते हैं D2 डॉट गेट डेटा, फिर से गेट डेटा फंक्शन को कॉल करते हैं, इस बार D2 ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो D2 ऑब्जेक्ट के द्वारा गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया, वैल्यू दी 20, इस बार यहाँ पर 20 दिया है हमने, ठीक है। ये जो कार्य हो रहा था, ये कार्य हो रहा था, ये D1 के द्वारा हुआ था। अभी D2 क्या करवा रहा है, D2 a की वैल्यू कितनी दरवा रहा है यहाँ पर 20, और y के अंदर a की वैल्यू रखें तो y का मान भी 20, और इस बार x से प्लस प्लस। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि x है, स्टैटिक है, यहाँ पर इसकी जो लोकेशन मेमोरी है वो दोनों सारे ऑब्जेक्ट क्लास के जितने भी हैं, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों सेम मेमोरी काम में लेंगे। तो यहाँ पर D1 इसमें 1 कर दिया था बढ़ाकर, तो अभी D2 इसमें प्लस प्लस करवाएगा तो वो वापस 0 से बढ़कर 1 ना होकर सीधा 1 से आगे बढ़कर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। x का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और इस फिर हम प्रिंट करवाते हैं, ये जो दोनों लाइनें यहाँ पर हमने लिखी थी, ये दोनों लाइनें फिर से
कि यहाँ पर ये चेंजेस होने से पहले भी x का मान प्रिंट करवा के देख रहे हैं, चेंजेस होने के बाद में भी। तो D1 डॉट शो x और D2 डॉट शो x, तो यहाँ पर देखिए इस लाइन तक, ठीक है, याद रखना कि D1 के द्वारा x का मान 1 हो गया था बढ़कर, लेकिन वो यहाँ पर लागू नहीं होगा क्योंकि इस लाइन तक, ये लाइन, ये जो सेंटेंस है यहाँ पर, ये जो स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट होने तक x की वैल्यू बढ़कर 2 हो गई थी। तो अब जब हम D1 डॉट शो x और D2 डॉट शो x लिखेंगे तो दोनों बार ही x की वैल्यू 2 आएगी यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा आउटपुट आ गया इसका। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में।